हेलो ऑल। वेलकम टू एडुटेप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, हिस्ट्री में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम दी ब्रिटिश एक्ट जो कि इंडिया में आए आफ्टर 1773 एंड बिफोर 1947, क्योंकि इन एक्ट का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है और इन एक्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काफ़ी पड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी एक्ट ब्रिटिश टाइम पर आए हैं फ्रॉम दी स्टार्टिंग इन 1773, जो कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की फॉर्म में है, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो कि लास्ट एक्ट आया है ब्रिटिश के टाइम पर, उनके बीच में जितने भी ब्रिटिश एक्ट हैं उनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पता होनी चाहिए। उनमें कोई ऐसी बात जो कि यूनिक थी, जो पहली बार हुई है, वो आपके दिमाग में पक्का होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एक्ट जिसके बाद ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका ये राइट है कि वो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अफेयर्स को कंट्रोल करे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यहाँ पर हमारे जितने भी सेशन हैं उनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, आपको इससे पहले भूमिका जाननी पड़ेगी क्यों ये एक्ट आया। क्यों पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें एक एक्ट बनाना चाहिए जिसके थ्रू हम रेगुलेट कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। देखिए, होता क्या है कि जब बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट होते हैं इन 1757 एंड 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उसके बाद बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं वो किसको मिल जाते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसके बाद वो एक डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू करती है, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास नहीं होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बंगाल का एम्पर है उसके पास, लेकिन जो पावर है वो सारी किसके पास होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, जितना भी अथॉरिटी जमाने का काम है, जितना भी ट्रेड का काम है, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सैनिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी नवाब के पास आ जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक क्वेश्चन शुरू होता है बंगाल में, जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें किसके पास जाना है अपनी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, नवाब कहता है कि आप मेरे पास तो आए हो, मुझे पता है कि आपकी आपकी एक प्रॉब्लम वैलिड है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस जो बंगाल में शुरू होता है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है इन 1769 एंड 1770, जहाँ पर एक मेजर फमाइन आता है बंगाल में, जिसमें लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाइप आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी बुरा एक शासन का दौर शुरू होता है बंगाल में, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी प्लंडर करती है, बहुत ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ करती है और बहुत भारी मात्रा में लोगों का शोषण करती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के पीछे? वो होता है सोशियो पॉलिटिकल करप्शन इन ब्रिटेन। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एज अ कंपनी तो ट्रेड करती होती है, लेकिन इसके जो इंप्लॉइज हैं वो भी अपने लेवल पर ट्रेड कर रहे होते हैं, प्राइवेट ट्रेड कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसमें लगभग 100 सर्वेंट हैं जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये सर्वेंट कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं और ये अपने पर्सनल ट्रेड को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली करप्शन हो रही है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी का हिस्सा हो तो आया तो आप कंपनी के लिए काम कर लो या अपने लिए काम कर लो, लेकिन अगर आप दोनों के लिए काम करोगे तो आप एथिकली इनकरेक्ट हो। तो ये जो करप्शन है ये आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है इंडियन सोसाइटी में, और धीरे धीरे ये जो करप्शन है ये ब्रीड होती है ब्रिटेन में भी। अब यहाँ से 2 साल में एक सर्वेंट जितना पैसा कमा के लेके जाता है ब्रिटेन में, वो ब्रिटेन की कम से कम 10 साल की कमाई के बराबर होता है। तो लोगों को लगता है कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं और इसीलिए अमीर बनते जा रहे हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, काफ़ी अमीर बनने के बाद ये जो करप्शन इंडिया में करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे ब्रिटेन में भी, और ब्रिटेन की सोसाइटी में भी करप्शन हमें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो उस वजह से भी एक कोशिश करने की शुरुआत की जाती है कि हम कहीं ना कहीं ब्रिटेन में करप्शन को रोकने के लिए इन फ्यूचर हमें एक एक्ट लेके आना पड़ेगा जहां पर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर लें। देन जेलसी अमंग द इंग्लिशमैन इन ब्रिटेन। देखिए, आप एक ब्रिटेन में रहते हैं, आप काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाते हैं, लेकिन आप ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट हैं, आप करप्शन करते हैं, प्राइवेट ट्रेड करते हैं, और
इंडिया में जो राजा नवाब हैं उनसे गिफ्ट लेते हैं, उनसे बहुत सारी ब्राइबरी लेते हैं और आप अमीर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसकी वजह से दो एक फैक्शन क्रिएट हो जाएंगे, जहां पर एक को लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दूर देश में जा रहे हैं, और दूसरे को लगेगा कि यार हम भी तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम करप्शन के बिना पैसा कमा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे। तो यही जो जेलसी है वो कुछ फैक्शन बना देगी, दो कैटेगरी बना देगी। एक कैटेगरी को लगेगा कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पैसे जो आ रहे हैं उसमें शेयर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और दूसरी कहेगी कि नहीं, हमें एक एक्ट लेकर आना पड़ेगा जहां पर हमें इस करप्शन को ही खत्म करना पड़ेगा ताकि ये इंग्लैंड को बाद में हार्म ना करे। इसके बाद जो सबसे मेजर कारण था जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, वो था फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंप्लॉयज हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हर एक इंप्लॉय के पास काफी वेल्थ अमेश होती जा रही है। लेकिन इशू क्या आ रहा है कि 1771 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी 6 मिलियन पाउंड के लोन के लिए अप्लाई कर देती है। तो लोगों को लगता है कि यार आप इतनी अमीर कंपनी हो, आपके सारे इंप्लॉयज अमीर होते आ रहे हैं, फिर भी आप ये शो कर रहे हो कि आप डेट में हो और आपको 6 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए। तो उसके बाद उन्हें लगता है कि पक्का कुछ गड़बड़ घोटाला है, कुछ प्रॉब्लम है। जिसके बाद एक सेलेक्ट कमेटी बिठाई जाती है और लॉर्ड नॉर्थ की अगुवाई में एक एक्ट लेकर आया जाता है इन 1773 अप्रैल, जिसको हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से। ठीक है, अब इस एक्ट के प्रोविजन क्या थे। देखिए, पहला प्रोविजन ये था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इंडिया से आएगी टू दी टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखिए, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कहां पर है ईस्ट इंडिया कंपनी की? लंदन में। इसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन इंडिया से आएगी, बेसिकली टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को जानते थे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से। ये इंफॉर्मेशन जो इंडिया से उसको आएगी, ये इसको आगे पास ऑन करनी पड़ेगी टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ईस्ट इंडियन अफेयर, और ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा। तो बेसिकली अब जो भी इंफॉर्मेशन इंडिया से आ रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट की भी एक कंट्रोल रहेगी, गवर्नमेंट की भी रेगुलेशन रहेगी। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम इंडिया डीलिंग विद द रेवेन्यूज, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को शेयर करनी पड़ेगी विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली गई कि अभी तक क्या होता था कि इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी बना दी गई थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको ऐसा लगता है कि हमें इन तीनों में भी एक को पावर सेंटर बनाना पड़ेगा, एक को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि हम बाकी दोनों को उससे कंट्रोल करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल के लिए एक तो प्रेसिडेंसी के लिए एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसको बोला गया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए, पहली बार क्या होता था कि यहाँ पे बॉम्बे के गवर्नर होते थे जो हेड होते थे, यहाँ पर मद्रास के गवर्नर होते थे जो हेड होते थे, और यहाँ पर बॉम्बे के गवर्नर होते थे जो हेड होते थे बंगाल के। तो अब इस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर की डेजिग्नेशन चेंज करी गई, उनको बोला गया कि यू आर नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड वेरन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला गया कि हम आपको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे रहे हैं और आपकी इस काउंसिल के पास सिविल एंड मिलिट्री पावर होंगी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। इसके साथ साथ आपका कंट्रोल रहेगा ऑन दी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड मेकिंग पीस ट्रीटी। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि जो अगर मान लो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी कोई भी वॉर करती हैं, कोई भी पीस ट्रीटी साइन करती हैं इंडिया में, तो उनको वो बंगाल की प्रेसिडेंसी से अप्रूव करवानी पड़ेगी। ठीक है, जो ये गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई बंगाल प्रेसिडेंसी में, इसमें एक तो गवर्नर जनरल होंगे और 4 काउंसलर होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 4 काउंसलर जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन थे, स्पेशली सेंट पर्सन थे फ्रॉम द इंग्लैंड, दे आर नॉट द सर्वेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया कि इनकी मीटिंग होगी, जब भी मीटिंग होगी तो मिनिमम 3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए कोई भी एक्शन लेने के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिसीजन होगा वो बाय मेजोरिटी लिया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मान लो 5 लोग बैठे हैं मीटिंग में तो 3 अगर फेवर में होंगे तभी वो डिसीजन इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब एक और बात करी गई कि अगर हमें करप्शन रोकनी है सर्वेंट के लेवल पर, इंप्लॉयज के लेवल पर, तो कहीं ना कहीं हमें इंप्लॉयज की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, और ये बढ़ाई भी गई, लिबरल सैलरीज करी गई। उसके साथ साथ प्रोहिबिट करी गई सारी इमोरल एक्टिविटीज जो अभी तक प्राइवेट रेट के थ्रू होती थी इंप्लॉयज के द्वारा। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई जस्टिस की कलकत्ता में, जहां पर बोला गया कि आप जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वहां पर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था जहां पे इंडिया में हमें सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती हुई दिखती है। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की लिमिटेशन की, तो कुछ लिमिटेशन भी थी। सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि इनएफिशिएंट गवर्नर जनरल इन काउंसिल। देखिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था बेसिकली वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, लेकिन जो 4 काउंसलर थे वो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली भेजे गए थे।
ठीक है। अब ये 4 काउंसलर जानबूझ के अपनी एक यूनिटी बना के रखते थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती थी, क्योंकि यहाँ पर अगर डिसीजन उन्होंने लेना है तो उनको कम से कम 2 मेंबर और इनकी अपनी तरफ करने पड़ेंगे, तभी 3 की मेजोरिटी होगी, और ये 3 की मेजोरिटी लानी काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। दूसरी बात, वेग प्रोविजन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए 1773 के एक्ट में ऐसा बोला गया कि जब भी बंगाल एंड बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी कोई भी वॉर करेंगी या कोई भी पीस ट्रीटी साइन करेंगी तो उनको बंगाल प्रेसिडेंसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन मराठा वॉर के टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मैसूर वॉर के टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी ने बहुत ओवरलुक किया बॉम्बे बंगाल प्रेसिडेंसी के अप्रूवल को, तो यहाँ पर ये दोनों उसको बाईपास करती हैं, जिसके बाद क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि किस तरीके का कंट्रोल रहेगा बंगाल प्रेसिडेंसी का ओवर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। देन वेग प्रोविजन रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो 1773 का एक्ट था, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगी। तो इसके बाद बताया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रोल है वो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन के ऊपर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के इश्यूज को दूर करने के लिए हमें 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलेगा एंड 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलेगा। अब हमने पूरे एक्ट करें तो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सा पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का? वेरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? जो मैंने आपको बताया है कि वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया अगर होता तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग, एंड फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statements is are correct regarding regulating act of 1773? The act provided for a supreme court of justice at Murshidabad. Governor General Executive Council consists of Governor General and 4 councillor. Select the correct answer using the code given below. तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, लेकिन वो कहाँ पर बनाई गई? कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में नहीं बनाई गई। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी उसमें गवर्नर जनरल थे, 4 काउंसलर थे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ओनली। ठीक है, 2 ओनली, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे आज के स्थापना के लेक्चर, जहां पर हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डिस्कस किया। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।